राजकीय महिला महाविद्यालय सिरोही के इतिहास विभाग की इस क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग आज मध्य पाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पूर्व क्लास में मैंने इतिहास के कालखंड और पूरा पाषाण काल के बारे में बात की थी। संक्षिप्त में इनके ऊपर एक बार चर्चा करते हुए हम मध्य पाषाण काल की बात करेंगे। संक्षिप्त में अगर देखें तो इतिहास के 3 कालखंड हमने पहले पढ़े। पहला था प्राग ऐतिहासिक काल, जिस काल में सभ्यता का मानव या सभ्यता के लोग लेखन कला के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं और इस काल के केवल मात्र हमें पुरातात्विक स्रोत ही प्राप्त होते हैं। दूसरा काल था आदि ऐतिहासिक काल, इस काल में मानव या सभ्यता के लोग लेखन कला की बारे में जानकारी रखते थे, लेकिन इतिहासकार इस लिपि या लेखन कला को पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे। इस काल को हम आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। तीसरा ऐतिहासिक काल था जिसमें उस सभ्यता का मानव या सभ्यता के लोग लेखन कला से पूर्णतः परिचित थे और उसके लिखित विवरण हमें उपलब्ध होते हैं, जिसको इतिहासकार और विद्वानों द्वारा आसानी से पढ़ा जाता है। उनसे ऐतिहासिक जानकारियां संकलित की जाती हैं। प्राग ऐतिहासिक काल का श्रेष्ठ उदाहरण पाषाण काल, आदि ऐतिहासिक काल का उदाहरण सिंधु घाटी सभ्यता और ऐतिहासिक काल का उदाहरण वैदिक सभ्यता के रूप में हम देख सकते हैं। इसी तरह हमने पाषाण काल के बारे में भी बात की थी। पाषाण काल 3 खंडों में विभक्त था। पहला था पूरा पाषाण काल, दूसरा था मध्य पाषाण काल, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, तीसरा था नव पाषाण काल। और तीनों में मैंने मुख्य रूप से अंतर बताया था। वो था पूरा पाषाण काल का मानव आखेट का कार्य कर रहा है, शिकार का कार्य कर रहा है, प्राकृतिक और नैसर्गिक वातावरण में अपना जीवन यापन का कार्य उसके द्वारा संपादित किया जा रहा है। मध्य पाषाण काल में मानव आखेट के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी करने लग जाता है और नव पाषाण काल में मानव आखेट के साथ पशुपालन और उसके बाद खेती के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है। वो खेती के द्वारा अनाज उत्पादन का कार्य प्रारंभ कर देता है। अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल मानव के उस सांस्कृतिक काल से संबंधित है जो सर्वनूतन काल के प्रारंभ में तथा प्रति नूतन काल के अंत में विकसित हुआ। ये पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य का होने के कारण इसे सांस्कृतिक काल भी कहा जाता है। इस काल के मुख्य विशेषता थी माइक्रोलिथिक अर्थात लघु पाषाण उपकरण प्राप्त होते हैं, छोटे आकृति के उपकरण प्राप्त होते हैं, जिनकी लंबाई 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक होती है और इसी कारण इसे माइक्रोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है। मध्य पाषाण काल का मानव आखेट और पशुपालन का कार्य संपादित किया करता है। इस काल के उपकरण में ब्यूरिन और स्क्रैपर, जिसमें एक धार फलक वाले बैंगनी, अर्धचंद्राकार और समलंब वाले उपकरण सम्मिलित हैं। ये उपकरण दबाव तकनीक या घात प्रतिघात तकनीक से निर्मित किए जाते हैं। अर्थात पूरा पाषाण काल में मानव केवल मात्र प्रकृति से प्राप्त पत्थर का उपयोग सीधे रूप में कर रहा था। इस काल में उसने
अपने लिए उसी पत्थर को थोड़ा अधिक उपयोगी बना लिया। इस काल के प्रमुख उपकरण इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये उपकरण मानव द्वारा कोर विकसित करके या उसमें कोर निर्मित करके अपने लिए अधिक उपयोगी बनाए गए। इस अगली स्लाइड में आप और अच्छी तरह से देख पाएंगे। ये सारे उपकरण आकृति में छोटे हैं और इनका उपयोग किसी अन्य हत्थे या किसी अन्य सामग्री के ऊपर लगाकर किया जा सकता है। ये आपको लकड़ी के हत्थे दिखाई देंगे। प्रथम चित्र में आप देख रहे होंगे, इस लकड़ी के ऊपरी भाग में एक छिद्र बना हुआ है, जहां पर ब्यूरिन या उस प्रकार का कोई उपकरण जिसकी धार तेज होती थी, तीक्ष्ण होती थी, उसको लगाकर उसका प्रयोग किया जाता था। इसी तरह का दूसरा उपकरण है। चौथे उपकरण में आपको ये दांते खांचे के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जहां पर भी इसी प्रकार का कोई उपकरण या ब्यूरिन लगाकर उसका प्रयोग किया जाता। इस काल में आरीनुमा आकृति का भी एक उपकरण प्राप्त हुआ है। अब हम बात करते हैं कि वो मानव इस काल में किस तरह से शिकार कर रहा है। जैसा पहले मैंने बताया, प्रत्येपाक्ष तकनीक के बारे में, वो दूर से अब शिकार करने के लिए तीर या धनुष बाण का प्रयोग किया करता था। शिकार करने के लिए वो दूर से आघात करता और अपना भोजन प्राप्त करता। भोजन को प्राप्त करने के बाद वो अपने निवास स्थान लाता और वहां पर उसको छोटी छोटी आकृतियों में विभक्त करके उसका अपने परिवार या समूह के लोगों के साथ प्रयोग करता। इसी तरह इस काल का मानव अपने खाली समय में निवास स्थान या जिस गुफा में वो रहता था, वहां की दीवारों पर चित्र भी अंकित करता। ये चित्र पूर्णतः प्राकृतिक दृश्य या वो जो दृश्य प्रकृति में देख रहा था, अपने आसपास देख रहा था, उनका अंकन उसके द्वारा किया जाता। इस काल के महत्वपूर्ण स्थल की बात करें तो वीर भारपुर पश्चिम बंगाल, लांगनाज गुजरात, टेरी समूह तमिलनाडु, अहमदगढ़ मध्य प्रदेश, बागोर राजस्थान, महादहा और सराय नहारा उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ से इस काल के प्रमुख अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। इस काल की दूसरी विशेषता पशुपालन थी, या उसके द्वारा पशुपालन कार्य प्रारंभ किया गया। पशुपालन में सबसे पहले पालतू पशु के रूप में उसने कुत्ते को पाला था। इस पशुपालन के अवशेष अहमदगढ़ मध्य प्रदेश और राजस्थान के बागोर नामक स्थान से प्राप्त होते हैं। अब हम संक्षिप्त में इस काल को, इस युग को समझने का प्रयास करें कि पॉइंट्स के रूप में आप इसको याद रख सकते हैं। युग था पाषाण काल, काल है मध्य पाषाण काल, और इस काल के जो उपकरण हैं वो हाथ से बने अथवा प्राकृतिक रूप से उसे जो प्राप्त हो रहे थे वो उपकरण हैं, जिसमें उसने तीर या धनुष का निर्माण कर लिया, और मछली पकड़ने के कांटे भी इस काल में उसके द्वारा निर्मित किए गए। अर्थव्यवस्था की बात करें तो शिकार या खाद्य संग्रह के रूप में ही वो कार्य संपादित कर रहा है। शरण स्थल या निवास स्थान की बात करें तो अभी भी उसके निवास स्थान अस्थायी हैं, या तो गुफाओं में रह रहा है या झोपड़ियां निर्मित कर रहा है। झोपड़ियों की आकृति गोल स्वरूप में प्राप्त हुई है।
समाज या इस तरह की व्यवस्था अत्यधिक विकसित अवस्था में नहीं है। कबीले या समूह के रूप में वो अपना जीवन यापन या कार्य संपादित कर रहा है। धर्म आस्थाओं के रूप में अत्यधिक विस्तार नहीं हुआ, लेकिन मध्य पूरा पाषाण के काल के बाद शव दाहन का कार्य प्रारंभ हो चुका है और इस काल में भी शव को दफनाया जा रहा है। तो इस काल की ये प्रमुख विशेषता है। उसके औजार हाथ से निर्मित हैं और आकृति में अधिक छोटे हैं। अभी भी वो शिकार और खाद्य संग्रह का कार्य कर रहा है। जीवन उसका अभी भी स्थायी नहीं हुआ है, वो अस्थायी जीवन जी रहा है और समाज या सामाजिक ढांचे के रूप में अभी भी वो छोटे समूह या ग्रुप में निवास करता है। तो ये मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता हुई। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।